ये बात 1938 की है, जब कट्टरपंथ की कच्ची शराब के नशे में चूर हैदराबाद के निजाम के एक पिट्ठू स्कूल के एक प्रिंसिपल ने अपने स्कूल के एक बच्चे को मिड सेशन से स्कूल से बाहर निकाल दिया था, सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि उस बच्चे ने स्कूल के कैंपस में खड़े होकर वंदे मातरम गाया था। वो तो भला हो कि महज वंदे मातरम गाने के चलते ये दंश भुगतते इस बच्चे की करुण कथा नागपुर के हिंदुत्व की प्रयोगशाला से उपजे एक स्कूल के उस प्रिंसिपल के कानों तक पहुंच गई, जिसने अपने एक खास आदमी से संदेशा भिजवाकर इस बच्चे को हैदराबाद से नागपुर बुला अपने स्कूल में न सिर्फ दाखिला दिलवाया बल्कि खास इंतजामात करके इस बच्चे की पढ़ाई के पुख्ता इंतजाम करवाए। वो दौर था जब नागपुर के हर दूसरे घर में संघ का एक स्वयंसेवक रहा करता था, लिहाजा नागपुर में पढ़ाई करने के दौरान ही ये लड़का भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की वैचारिकी के करीब आ गया। इतने करीब कि इस लड़के की दांत काटे रोटी की दोस्ती हो गई राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सबसे बड़े नेताओं में से एक, सार्वकालिक महानतम सरसंघ चालकों में से एक बाला साहब देवरस के छोटे भाई भाऊराव देवरस के साथ। मगर जो बात इस लड़के के सियासी सफरनामे को सबसे अलहदा मकाम देती है वो ये कि एक मुस्लिम शासन में हिंदू होने के नाते सताए जाने के बावजूद, नागपुर में संघ के प्रयोगशाला के बिल्कुल करीब रहने के बावजूद, संघ के सरसंघ चालक के छोटे भाई के साथ दांत काटे रोटी की दोस्ती के चलते संघ में ऊंचे से ऊंचे मकामों की प्रबल संभावना के बावजूद जब इस लड़के को अपनी अलग सियासी राह चुननी थी तो इस लड़के ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सियासी तंजीम यानी भारतीय जनसंघ को नहीं बल्कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को चुना। वो बात और है कि कांग्रेस के भीतर इस लड़के ने स्वामी रामानंदा तीर्थ नाम के उसी नेता को अपना मेंटोर बनाया जो कांग्रेस के भीतर की हिंदुत्ववादी धड़े के अधिपति कहलाते थे, और उन्हीं के वरद हस्त के चलते कांग्रेस ज्वाइन करने के महज 2 बरस के भीतर इस लड़के को 1952 के पहले आम चुनाव में हैदराबाद के करीमनगर लोकसभा सीट से सांसदीय का टिकट भी मिल गया, जिस टिकट पर बहुत मेहनत से चुनाव लड़ने के बावजूद इस लड़के को हार जरूर मिली, मगर ये लड़का लगातार 5 बरस तक कांग्रेस के भीतर संगठन का कार्यभार करता रहा, जिसका नतीजा ये निकला कि जब 57 के दूसरे आम चुनाव ने देश की दहरी पे खटखट की तो कांग्रेस ने इस लड़के को लोकसभा का नहीं मगर मैथई विधानसभा का टिकट जरूर दे दिया, जिस विधानसभा टिकट से जीत दर्ज कर इस लड़के ने विधायिकी में अपना पहला प्रवेश किया। फिर 62 के आम चुनाव आते हैं, इस लड़के को दोबारा विधानसभा का टिकट मिलता है, जिस टिकट पर दोबारा जीत दर्ज करे लड़का दोबारा विधानसभा में दाखिल होता है, मगर इस दफा एक अतिरिक्त उपलब्धि के साथ, क्योंकि तब तक इस लड़के के प्रभावशाली कामकाज को देखते हुए और सदन में इस नेता के बेहतर भाषण को देखते हुए तत्कालीन सूबे के मुख्यमंत्री ने इसे अपनी हुकूमत में काबीना मंत्री का तमगा दिलवा दिया था, जो काबीना मंत्री का तमगा कानून, स्वास्थ्य, रसायन और उर्वरक जैसे तमाम गलियारों से होकर गुजरता रहा, मगर आने वाले करीब 9 बरस तक रहा इसी लड़के के पास। बरस 1971 के उस रोज तक जब तक देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने बीते 9 बरस से अपने मंत्रालयों में समाजवादी वैचारिकी के तहत समाज की आखिरी लकीर पे खड़े हुए इंसानों की मदद करने की खातिर इस लड़के के उठाए गए फैसलों से प्रभावित हो इस लड़के को सूबे के काबीना मंत्री के पद से उठा सूबे का मुख्यमंत्री नहीं बनवा दिया। वो बात और है कि वो मुख्यमंत्री की कुर्सी इस लड़के के पास उसी रोज तक रही जब तक कि इस लड़के ने सूबे में लंबे अरसे से चली आ रही दलित, शोषित, वंचित और समाज की आखिरी कतार पर खड़ी सर्वहारा आबादी की मांग हदबंदी कानून को लागू नहीं कर दिया, क्योंकि जो ही इस नेता ने अपने सूबे के भीतर हदबंदी कानून को लागू कर उसका सख्ती से पालन करवाना शुरू किया, सूबे की आखिरी कतार पर बैठा हुआ तबका तो इस लड़के से खुश हो गया, मगर सूबे का वो ताकतवर अभिजात्य वर्ग का बड़ा तबका इस लड़के के खिलाफ खड़ा हो गया, जो तबका तब कांग्रेस को मदद देकर सत्ता में बैठाया करता था। ऐसे में ना चाहने के बावजूद भीतर इस लड़के के हदबंदी कानून की पक्षधर होने के बावजूद प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को मजबूरन इस लड़के से उसका मुख्यमंत्री का पद छीनना पड़ा, इस लड़के से मुख्यमंत्री का इस्तीफा लेना पड़ा। वो बात और है कि इंदिरा गांधी ने तत्काल इस नेता का बेहतर समायोजन करते हुए इसे सूबे से केंद्र में बुला अपनी केंद्र सरकार के भीतर काबीना मंत्री का तमगा दे दिया, जो काबीना मंत्री का तमगा एक बड़ी पदोन्नति के बाद फैब 4 मिनिस्ट्रीज में तब जा पहुंचा जब जनता पार्टी के 3 साल के भेजे गए वनवास के बाद इंदिरा गांधी 1980 में सत्ता में लौटी और उन्होंने इस नेता को सीधा
देश का विदेश मंत्री बनवा दिया। और इसके बाद तो फिर इस लड़के ने पीछे पलट के देखा नहीं और आने वाले बरसों बरस रसायन, कानून, स्वास्थ्य, वित्त, वाणिज्य जैसे देश के तकरीबन हर अहम मंत्रालयों में अपनी छाप छोड़ी। उस रोज तलक जब तलक कि देश के प्रधानमंत्री के पद पर बैठे हुए राजीव गांधी कांग्रेस के ही भीतर ओल्ड गार्ड्स को ठिकाने लगाने की अपनी मुहिम में जुट नहीं गए, क्योंकि उस रोज के बाद लगातार इस नेता का कद घटाया जाने लगा। बिना किसी खास गलती के इस नेता से तमाम जिम्मेदारियां छीनी जाने लगी, संगठन इस नेता से खिंचने लगा, कोई भी महत्वपूर्ण पद इस नेता को दिया नहीं जाता था। राजीव तो इस नेता से सीधे मुंह बात नहीं किया करते थे, और अगर कभी ये नेता राजीव से मिलने पहुंच जाता था तो अपने से उम्र में दसियों बरस बड़े, पार्टी में 40 बरस से अपनी सेवाएं देने के बावजूद इस नेता को राजीव घंटों घंटों अपने कमरे के बाहर इंतजार कराया करते थे। और एक रोज तो हद तब हो गई जब राजीव गांधी ने इतने सम्मानित पार्टी के वरेण्य नेता को अपने कमरे में बुलाकर सीधा दो टूक लहजे में इस नेता से यह कह दिया कि देखिए अब आप बहुत बूढ़े हो चुके हैं, इसलिए अब पार्टी अब आपको सांसदी का टिकट नहीं देने वाली है, आप लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। यकीनन राजीव के इस कदर बेबाक अंदाज में बोले गए इन कठोर लफ्जों से ये नेता आहत हुआ, दुखी हुआ, मगर राजीव के तेवर से इसे समझ आ गया था कि राजीव इसके पक्ष में कोई दलील सुनने वाले हैं नहीं। इसीलिए इस नेता ने चुपचाप सर झुकाया और दफ्तर से बाहर जाने लगा। और सामने कुर्सी पर बैठे राजीव भी सर झुका के फाइलों में कुछ खंगालने लगे। तब कब कहां किसने सोचा था कि नियति ने इन दोनों के लिए अपने गर्भ में क्या छिपा रखा है। क्योंकि इस घटना के महज चंद रोज के बाद तमिलनाडु के श्रीपेरम्बदूर में धानु नाम की एक लड़की ने मानव बम के सहारे राजीव की हत्या कर दी। और इसके बाद कांग्रेस के भीतर प्रधानमंत्री पद को लेकर शरद पवार, अर्जुन सिंह और नारायण दत्त तिवारी के बीच होती गुत्थम गुत्था, रस्सा कस्सी के बेनतीजा निकलने की सूरत में जब सोनिया गांधी ने पीसी अलेक्जेंडर को बुला के खास तौर से पूछा कि पार्टी में सबसे वरिष्ठ और सबसे वरेण्य कौन है जो वरिष्ठता के आधार पर प्रधानमंत्री पद का अधिकारी है, तो पीसी अलेक्जेंडर ने साफ अल्फाजों में सोनिया गांधी को एक नाम सुझाया, नाम पंडित शंकर दयाल शर्मा का। जिसके बाद सोनिया गांधी ने दो टूक लहजे में अलेक्जेंडर से कहा कि ठीक है आप जाइए और शर्मा जी को प्रधानमंत्री पद का प्रस्ताव दीजिए। वो बात और है कि जब शर्मा जी और आर के धवन प्रधानमंत्री पद का प्रस्ताव थाल में सजा के शंकर दयाल शर्मा के पास लेकर पहुंचे तो शंकर दयाल शर्मा ने यह कहते हुए ससम्मान उस थाली को किनारे कर दिया कि अब हमारी उम्र हो चली है और प्रधानमंत्री के पद जैसे व्यस्त कार्यक्रम हमसे संभाले नहीं जाएंगे। जाहिराना तौर से प्रधानमंत्री पद को लेकर वैसे ही इतनी गुत्थम गुत्था मची हुई थी और उसमें शंकर दयाल शर्मा जैसे वरिष्ठ नेता का इस कदर प्रधानमंत्री ना बनने पर अड़ना पीसी अलेक्जेंडर को थोड़ा विचलित किया। जिसके बाद पीसी अलेक्जेंडर ने शंकर दयाल शर्मा से ही पूछ लिया कि तो फिर आप ही बता दीजिए आपके बाद पार्टी में वरिष्ठ नेता कौन है सबसे जो ये जिम्मेदारी निभा सकता है। तो पीसी अलेक्जेंडर ने उसी नेता का नाम लिया जिसे अभी चंद रोज पहले राजीव गांधी ने सांसदी का टिकट देने से मना कर दिया था। मगर देखिए नियति ने कैसा चक्का चलाया कि जो राजीव इस नेता को सांसदी का टिकट नहीं देना चाहते थे, उसी राजीव के इस दुनिया को छोड़कर जाने के महज 8 रोज बाद राजीव गांधी के ही कार्यालय 24 अकबर रोड के भीतर हुई सीडब्ल्यूसी की बैठक में सोनिया गांधी की सहमति और कांग्रेस आलाकमान की सर्वसम्मति से इस नेता के प्रधानमंत्री पद पर बैठने के प्रस्ताव पर मुहर लगाई गई। अब तक तो आप समझ ही चुके होंगे मैं बात कर रहा हूं पामुलापति वेंकट नरसिम्हा राव यानी उस पीवी नरसिम्हा राव की, जिसके 5 बरस के कार्यकाल के दौरान तमाम विफलताओं के बावजूद ऐसी उपलब्धियों के दर्जनों आंकड़े हैं जिस पे आज हिंदुस्तान फख्र कर सकता है, आप गर्व कर सकते हैं। मगर मुश्किलात यह है कि सिर्फ और सिर्फ या तो राव के बारे में बात होगी ही नहीं, या राव के बारे में बात होगी तो बस 92 के उस बाबरी विध्वंस तलक। उसके बाद राव ने क्या किया क्या नहीं किया कोई बात होती ही नहीं है। और ऐसा इसलिए नहीं कि हिंदुस्तान के लोगों को इन तमाम उपलब्धियों से ज्यादा बाबरी विध्वंस में दिलचस्पी है ना, इसके पीछे देश की 2 केंद्रीय पार्टियों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की एक सोची समझी सियासी रणनीति है। दरअसल कांग्रेस राव को इसलिए गुमनामी के गर्त में दफन किए रहना चाहती है क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि अगर उसने राव का जिक्र किया, राव की उपलब्धियों का श्रेय लिया, तो बाबरी विध्वंस की कालिक के वो छींटे उसके दामन तक पहुंच जाएंगे जिन छींटों के चलते उसके उस मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लगेगी जो मुस्लिम वोट बैंक उससे लगभग 4 दशक से पहले से ही छिटका हुआ है।
और रही बात भारतीय जनता पार्टी की, तो वो तो राव का नाम इसलिए नहीं लेती है कि कहीं उस बाबरी विध्वंस का श्रेय राव को ना मिल जाए, जिसका गाहे बगाहे गली नुक्कड़ चौक चौराहों पे खड़े हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी के निचले लेवल के कार्यकर्ता हिंदुजा शेर बनने के लिए लिया करते हैं। तो इसलिए भाजपा राव का नाम नहीं लेती है। और जब देश की सियासत की दो सबसे बड़ी सियासी तंजीमें किसी एक किरदार को गुमनाम करने पर इस कदर तुल जाएंगी, तो फिर उस किरदार का शोहरत हासिल कर पाना बड़ा मुश्किल रहेगा।